नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शैशव पढ़ता के यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, मायावती ने नरेंद्र मोदी सरकार को गंभीर समस्या में डाल दिया है। बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो और कांसी राम की विरासत संभालने वाली मायावती ने जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के एससी एसटी मामले यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के बीच जो उसके सब कैटेगराइजेशन की जो बात यानी उपवर्गीकरण का जो मुद्दा है, उस मुद्दे को लेकर के नरेंद्र मोदी सरकार को मायावती ने एक तरह से एक ऐसी मुसीबत में फंसा दिया है जिसके बाद नरेंद्र मोदी सरकार के लिए फिलहाल तो कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। नरेंद्र मोदी से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के सांसदों ने मुलाकात किया और सुप्रीम कोर्ट के तरफ से जो निर्णय लिया गया था उसके ऊपर अपनी असहमति दर्ज कराई। असहमति दर्ज कराने की पूरे प्रक्रिया के दौरान नरेंद्र मोदी ने इतना तो कहा, बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन सांसदों को यह आश्वासन तो दिया कि एससी एसटी के आरक्षण में ओबीसी की तरह कोई क्रीमी लेयर नहीं लगाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कहां दिया था कि क्रीमी लेयर लगाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक वक्तव्य दिया था क्रीमी लेयर के मुद्दे के ऊपर, और वह भी एक जज साहब ने दिया था। उस पीठ के संविधान पीठ के एक जज जो उसके जज थे, वो एक जज साहब ने कहा था कि इस मुद्दे के ऊपर ओबीसी की तरह एससी एसटी के भीतर भी इस आरक्षण के लाभ से वंचित करने के लिए क्रीमी लेयर होना चाहिए जो मजबूत तबके के। मायावती ने दरअसल जो ट्वीट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किस आश्वासन का स्वागत तो किया है, और उस ट्वीट को आप भी देख सकते हैं। उस ट्वीट के भीतर हम पढ़ के आपको सुनाते हैं जो आप देख रहे हैं ट्वीट को। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज उनसे भेंट करने गए बीजेपी के एससी एसटी सांसदों को यह आश्वासन देना कि एससी एसटी वर्ग में क्रीमी लेयर को नहीं लागू करने तथा एससी एसटी वर्ग के आरक्षण में कोई उपवर्गीकरण भी नहीं करने की उनकी मांगों पर गौर किया जाएगा, यह उचित व ऐसा करने के स्वागत। ये करने की जरूरत ही कहां थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कोई बाध्यकारी आदेश इस पे तो दिया नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को या फिर कहे केंद्र सरकार को केवल एक इजाजत दिया था कि जो राज्य सरकारें चाहे वही आर्थिक सामाजिक डेटा को, या जैसे बिहार में नीतीश कुमार ने जाति जनगणना कराई थी, वो आर्थिक सामाजिक डेटा को वहां से तो वहां की राज्य सरकारें ऐसा कर सकती ताकि एससी एसटी वर्ग के भीतर जो है जिस प्रकार के इस सामाजिक एक खाई है ना, उसको पाटा जा सके। आपको पता है कि आंध्र प्रदेश के भीतर 2 उपवर्गीकरण है, लेकिन आरक्षण में उपवर्गीकरण नहीं था, और शायद इस बार वहां की सरकार इस बार कुछ कहे। मायावती के ट्वीट का दूसरा पार्ट एक आप देखिए जहां से असली मुसीबत शुरू होती है नरेंद्र मोदी सरकार के लिए, और वो भी ट्वीट आप एक बार के देखिए कि मायावती ने दूसरे पार्ट में अपने ट्वीट में बोला था कि किंतु ये मतलब अच्छा होता कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के समक्ष बहस में केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल द्वारा आरक्षण को लेकर के एससी व एसटी में क्रीमी लेयर लागू करना तथा इनका उपवर्गीकरण किए जाने के पक्ष में दलील नहीं रखी गई होती तो शायद यह निर्णय नहीं आता। यही मायावती ने अपने ट्वीट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को चिताया, और स्वाभाविक है जो जिसकी केंद्र में सरकार होती है उस सरकार की तरफ से उस सरकार के अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल सरकार के वकील होते हैं सुप्रीम कोर्ट के भीतर, और भारत सरकार के यानी नरेंद्र मोदी सरकार के वकील ने ही कोर्ट के अंदर उपवर्गीकरण के पक्ष में एक ऐसी राय रखी जो मायावती ने अपने ट्वीट के जरिए स्पष्ट कर दिया कि सरकारी वकील यानी अटॉर्नी जनरल के राय का मतलब क्या होता है। भारत सरकार इसका क्या, भारत सरकार आरक्षण के बीच कोटा के बीच कोटा चाहती है, और जब कोटा के बीच जो कोटा चाहती है तो क्या इसको लागू करा पाएगी भारत सरकार? आखिर मायावती ने दरअसल एक बड़े वोट बैंक को लाभार्थी के अंदर बदला जा रहा है, और केंद्र सरकार की मंशा के ऊपर बहुत कहते हैं कई सवाल उठा दी। अब अगली पार्ट के मायावती के उनके ट्वीट को देखिए, ये ट्वीट अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। तीसरा पार्ट ये होता है, तीसरा पार्ट में मायावती बोलती है सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त 2024 के निर्णय को संविधान संशोधन के जरिए जब तक निष्प्रभावी नहीं किया जा सकता तब तक राज्य सरकारें अपनी राजनीति के तहत वहां इस निर्णय का इस्तेमाल करके एससी एसटी वर्ग का उपवर्गीकरण व क्रीमी लेयर को लागू कर सकती है। अतः संविधान संशोधन बिल इसी सत्र में लाया जाए। यानी मायावती का सीधे सीधे कहना है कि संविधान संशोधन बिल लाया जाए। कैसे?
संविधान पीठ के फैसले के खिलाफ। कैसे संविधान पीठ के फैसले के खिलाफ? संविधान संशोधन बिल आता है, वो प्रक्रिया सबको पता होगा कि संविधान संशोधन बिल ने बल्कि 2/3 के बहुमत के आधार पर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के ऐसे किसी निर्णय, किसी फैसले को, जिस निर्णय को संविधान के मूल ढांचे में प्रतिपादित नहीं किया गया है और नीतिगत फैसले के करीब जाता है, उसको पलट सकती है। जैसा शाहबानो मामले में राजीव गांधी की सरकार ने किया था कि सर्वोच्च न्यायालय की 11 मेंबर की संविधान पीठ को उलट दिया था। अब ये फैसला 7 मेंबर के संविधान पीठ का है। मायावती का डिमांड ये है कि इसी सत्र में इस चीज को लाया जाए। हम सबको पता है कि सत्र तो को 12 अगस्त तक चलना था, लेकिन 9 अगस्त को ही खत्म कर दिया गया। यानी सोमवार को जो सिटिंग होनी थी, जो बातें होनी थी, वो अब नहीं होती। अगर सरकार की ऐसी मंशा होती तो फिर कोर्ट की फैसले को निष्प्रभावित करने की, तो निश्चित ही तौर पर सरकार इस बजट सत्र की कार्य अवधि को 2-3 दिन और आगे लेके जाती। लेकिन मौजूदा सरकार ने ऐसा किया नहीं और मायावती को अपनी राजनीति करने का मौका यहां पर खुल करके मिल गया। अब खुल करके राजनीति करने का कैसे मिला, इसको समझिए। बहुजन समाज पार्टी, कई तरह के आरोप उस पर लगे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी आज के दिन में ये बहुत बड़ा, ये क्या कि दलित वोटों के बीच अपना जो है ना छवि को, कभी बहुजन समाज पार्टी के वोटों का इस तरह से, और 10% से कम भी बहुजन समाज पार्टी के वोट है उत्तर प्रदेश के जैसे बड़े राज्यों में, उनकी जो राजनीति का जो गढ़ हुआ करता है। और दलित वोटर्स जो कि लाभार्थी चेतना में भी पूरी तरीका से भाजपा का साथ नहीं छोड़ा, वो उससे भी ज्यादा संविधान बचाने के मुद्दे पर और राहुल गांधी और अखिलेश यादव की पीडीए और उसके बीजेपी के साथ छोड़ करके इंडिया अलायंस के साथ जाना 2024 के लोकसभा चुनाव में मुनासिब समझे। मायावती की राजनीति यहाँ से बहुत कम। आकाश आनंद को कोऑर्डिनेटर बनाना, कोऑर्डिनेटर से हटाना, ये बहुजन समाज पार्टी की छवि पर ये और नुकसान पहुंचा दिया। लेकिन अब जब बहुजन समाज पार्टी फिर से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर, SC/ST मामले के ऊपर, क्रीमी लेयर के मामले पर प्रधानमंत्री ने तो अपना आश्वासन दे दिया। स्वाभाविक सी बात है कि कोई बाध्यकारी निर्णय लिया नहीं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस तरह की चीजें होना चाहिए, तब उन 7 जजों की व्यक्तिगत उनकी राय होती तो उन पे प्रधानमंत्री के लिए रास्ता आसान था कि कोर्ट ने कुछ कहा नहीं था। लेकिन जहां वहां उन्हें करने की जरूरत है कि SC/ST वर्ग का आरक्षण, आखिर अब क्यों नहीं वहां पर किसी भी तरह से सब कैटेगराइजेशन SC/ST के अंदर ना हो, किसी भी तरह का OBC EBC की तरह अलग अलग कैटेगरी वहां पर न बन पाए, उसको रोकने के लिए, उस पर काम करने के लिए मायावती ने जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी को पाले में गेंद को फेंका है, उसके बाद पूरा का पूरा ये राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं उलझता जा रहा है। चुनाव कहाँ का है? महाराष्ट्र का। चुनाव कहाँ है? झारखंड का। चुनाव कहाँ है? हरियाणा का। और चुनाव झारखंड का, जहां पर आदिवासी लोग, आदिवासी राज्य, और महाराष्ट्र में हमेशा से दलितों इस तरह से मांग हो रही है, आज से नहीं, समाज सुधार आंदोलन के लंबे उस समय से। और हरियाणा के भीतर भी विधानसभा का चुनाव है और वहां पर भी दलित राजनीति बहुत मजबूत स्थिति में है। कांग्रेस के तो प्रदेश अध्यक्ष भी दलित वहां पर। तो ऐसे में सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी इस दौर में करे तो क्या करे। हरियाणा के भीतर देखे तो एक तरफ जाट खिलाफ होता है, दूसरी तरफ दलितों में नाराजगी इन मुद्दों को लेकर के। तो तमाम तरह की बातें इस दौर में कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ, इसके नैब से नहीं, इसमें कर भी क्या पाएंगे। इसके आगे देखिए, मराठा नाराज, अल्पसंख्यक नाराज, शरद पवार, उद्धव ठाकरे इंडिया अलायंस के साथ अपनी एक डील तय हुई मराठा आरक्षण के मुद्दे में, तमाम तरह की बातें इस दौर में। और ऐसे में बिहार एक ऐसा राज्य जहां पर नीतीश कुमार, बिहार के सुशासन बाबू नीतीश कुमार, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से काफी पहले, करीब 1.5 वर्ष पहले, सामाजिक योजनाओं के भीतर, सरकार की योजनाओं में, सोशल वेलफेयर स्कीम के अंदर दलितों के बीच एक अलग तरह के उपवर्गीकरण तो कर ही चुके थे, दलित और महादलित। आशंका ये जताई जा रही कि आप नीतीश कुमार वहां पर आरक्षण में दलित और महादलित कर सकते हैं, क्योंकि उस समय तो वहां पर उनके हाथ बंधे होते, लिहाजा उन्होंने सोशल वेलफेयर स्कीम, तमाम समाज कल्याण कार्यक्रमों के भीतर और इस उपवर्गीकरण का, तो क्या नीतीश कुमार इस तरह के डिसीजन लेकर के और इस मुद्दे को धार दे देंगे, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के शिक्षा लीडर जो चीज करवा सकता है। कई सारे मुद्दे एक साथ खड़े हो गए। इन सारे मुद्दों के एक साथ खड़े होने की परिस्थिति में ही मायावती ने
अपनी एक पैनिक बटन दबा दिया। बहुजन समाज पार्टी की राजनीति कितने उभरेगी या नहीं उभरेगी, ये तो आने वाले समय में ये पता चलेगा। लेकिन दलित राजनीति एक नए विचार विमर्श के दौर में पहुंच जाएगी, और उस विचार विमर्श के दौर में दलित चेतना और दलित वोट में, और आदिवासी वोटर भी यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वोटर्स भी, कई अल्पसंख्यक देश के मतदाताओं की तरह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करने को ही अपनी रणनीति का मुख्य हिस्सा तो कहीं नहीं बना देंगे। सर्वोच्च न्यायालय का ये फैसला भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उसी प्रकार से कहर बन करके टूट सकता है जिस प्रकार से शाहबानो मामला और उस मामले के बाद राजीव गांधी सरकार द्वारा उठाए गए कदम कांग्रेस के ऊपर कहते हैं कहर बनकर के ऐसे टूटा कि उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने कभी केंद्र के अंदर बहुमत, अपने बूते बहुमत की सरकार ही नहीं बना पाई। ये परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी के सामने आकर खड़ी हो चली है कि आखिर चुनावी हिंदुत्व आखिर बचेगा कैसे। आखिर नरेंद्र मोदी का सपना सबका साथ सबका विकास का असलियत, इस बात की असलियत तो नहीं खुल जाएगी। और आखिरकार इस दौर में आरक्षण जिस प्रकार से सत्ता की समता की यानी क्वालिटी की बात हो, समरसता की नैरेटिव में गोल गोल बात घुमाने की बातें जो चलती है, तो समरसता के मुद्दे को सामने रख करके गोल गोल घुमाने की स्ट्रेटेजी, इससे पहले इस सारी चीजें एक्सपोज तो नहीं हो जाएगी। एक ऐसा पैनिक बटन मायावती ने दबा दिया है जिसका फायदा भाजपा को मिले या न मिले, लेकिन राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि अब ध्यान रखिए, मायावती की पार्टी भले ही इस दौर में कमजोर है, आज भी इस देश में सबसे बड़ी दलित नेता है। उनके कद का कोई दलित समाज का नेता और दलितों की राजनीति करने वाला नेता अभी भी नहीं है। मायावती की पार्टी कमजोर जरूर हुई, लेकिन विकल्प के रूप में चंद्रशेखर आजाद रावण भाजपा के उनके खुद को ताकतवर उस तरह से बना पाए, नहीं चिराग पासवान अब तक ऐसे पाए। चिराग पासवान तो खैर बीजेपी के भीतर है, उनकी चर्चा तो बेमानी हो जाएगी। और नहीं ऐसे में जिग्नेश मेवानी और दूसरे दलित नेता क्या इस तरह से दलित मतदाता के एक तरफा उत्तर प्रदेश के विधानसभा लोकसभा चुनाव के भीतर इस तरह से इंडिया अलायंस के तरफ जैसे मोरे राहुल गांधी के ऊपर भरोसा किया, क्या राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसा ही हो सकता है? क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के सामने एक तरफ आगे कुआं पीछे खाई जैसी परिस्थिति उत्पन्न होती जा रही। देखते रहिए आने वाले समय में होता क्या है। लेकिन कुल मिलाकर के अगर बात करें तो मायावती और बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो अब भाजपा के एक एजेंडे को सामने लाने के लिए एक निर्णायक रेखा खींचने की कोशिश तो जरूर की है। अब नतीजा इसका क्या होगा ये समय के ऊपर निर्भर करता है। देखते रहिए आगे होता क्या है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लोगों तक शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।